नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए चैनल क्राइम बुक में। हमारे इस चैनल में कहानी सुनाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज की कहानी एक ऐसी महिला दस्य सुंदरी की है जो किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम सुंदर नहीं थी। आज की कहानी एक ही ऐसी महिला दस्य सुंदरी की है जो सबसे खूंखार, सबसे दुर्दांत और सबसे दुस्साहसी डकैत की पत्नी थी। वह भी किसी खूंखार, किसी दुर्दांत और दुस्साहसी डकैत से कम नहीं थी। उसने भी अपने राज में खूब आतंक किया। उसे डकैत बनाने के पीछे की कहानी बड़ी अजीब है। जब वह 13 साल की उम्र में की थी तब उसका एक डकैत ने अपहरण किया था। उस डकैत का नाम सलीम गुर्जर था। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुरेखा गुर्जर के जीवन की पूरी कहानी बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र 13 साल की उम्र में उसका अपहरण किया गया और कैसे उसी 13 साल की लड़की ने अपनी मजबूरी के चलते चंबल को स्वीकारा और बाद में कहर बनकर चंबल पर टूट पड़ी और कई सालों तक चंबल को थर-थर कांपने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुरेखा गुर्जर की। इसका खासा आतंक इटावा, भिंड, मुरैना और इन सब क्षेत्रों में ज़्यादातर था। ये ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक आतंक तो नहीं मचा पाई, लेकिन जितने दिनों तक थी किसी मौत के पर्याय से कम नहीं थी। जहाँ जाती वहाँ तबाही मचा कर रख देती थी। इसका जन्म इटावा ज़िले के, इटावा एक यूपी का ज़िला है और यूपी के इसी ज़िले के सहसो थाना क्षेत्र के बदनपुरा गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम देवीचरण था। देवीचरण उसी सहसो थाना में चौकीदार थे और इन दिनों सलीम गुर्जर का आतंक इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा था। सलीम गुर्जर के पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी नहीं थी और गैंग कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जितना भी था वह आतंक मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। 1999 की बात है। एक दिन बदनपुरा गांव में एक डांस का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की ये लोगों को ये पता चला कि इसी डांस कार्यक्रम में सलीम गुर्जर अपने गैंग के साथ रात में आएगा। किसी मुखबिर ने ये सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने पूरी लाव लश्कर के साथ इसको घेरने का प्लान बनाया। जैसे इसको घेरने का प्लान बनाने के साथ ही पुलिस ने खास बात ये की कि पुलिस इस बार अपने पूरे ड्रेस में नहीं आई, वह सिंपल और सादे ड्रेस में आई। सादे ड्रेस में आने के बाद उसने पूरे गांव को घेर लिया। गांव को घेरने के बाद जैसे ही सलीम गुर्जर अपने गैंग के साथ तनपुरा में पहुंचा, पुलिस को जैसे ही समझ में आया कि अब ये सलीम हमारी रडार में आ चुका है, पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर फायरिंग कर दी। सलीम बाहर की तरफ नहीं भागा। सलीम ने यह होशियारी की कि वह गांव की तरफ भागा, क्योंकि उसे पता था कि गांव में नृत्य चल रहा है और फायरिंग की आवाज़ सुन करके लोग भागेंगे। और हुआ कुछ यूँ ही। सलीम गांव के अंदर की तरफ भागा और जैसे ही लोगों की भगदड़ शुरू हुई तो पुलिस की मजबूरी हो गई कि पुलिस ने फायरिंग रोक दी। पुलिस की फायरिंग रुकते ही सलीम भागने में कामयाब हो गया। चंबल के बारे में एक खासी अच्छी कहावत कही जाती है। चंबल में लोगों के घरों का एक दरवाज़ा गांव के बीच में खुलता है तो पिछला दरवाज़ा जो होता है वह चंबल के बीहड़ों की तरफ खुलता है। सलीम ने इन्हीं पिछले दरवाज़ों का सहारा लेकर वह चंबल में फिर कूद गया। इस बार सलीम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वह साफ तौर पर जानता था कि इस बार उसका सीधा सामना पुलिस यानी मौत से हुआ था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बाल बाल बचा। उसने अपने मुखबिरों से पूछताछ की कि हमारी मुखबिरी इस बार पुलिस से किसने की थी। नाम निकल कर सामने आया सुरेखा गुर्जर के पिता देवीचरण का। देवीचरण वही जो सहसो थाना क्षेत्र में एक चौकीदार था। उसके दूसरे दिन सलीम अपने साथियों के साथ देवीचरण के यहाँ पहुँचा। देवीचरण अपने घर में थे। जैसे ही देवीचरण को उन्होंने देखा, पूरा गैंग उसके ऊपर टूट पड़ा। देवीचरण कुछ समझ पाता, उसके ऊपर इतनी मारपीट हुई कि वह बेहोश हो गया और इसी मारपीट को देखकर उसकी एक छोटी बेटी सुरेखा गुर्जर उसे बचाने आई। जैसे ही सुरेखा ने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया और इसी बीच सलीम ने एक दूसरी चाल सोची। अपने साथियों को कहा कि इस लड़की को यहाँ से उठा लो और चंबल ले चलते हैं। साथियों ने कुछ वैसे ही किया जैसे सरगना ने कहा। उन्होंने सुरेखा को उठाया और चंबल की तरफ ले गए। पिता बेहोश थे, इसलिए वह इस बात का विरोध नहीं कर सके। जब पिता को होश आया तब तक उनकी बेटी चंबल में पहुंच चुकी थी। चंबल एक ऐसा इलाका था जो आम आदमी के लिए
किसी चक्रव्यूह से कम नहीं था। जो एक बार वहाँ जाता उसके बाहर निकलने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते थे। चंबल में पहुँचने के बाद यह काफ़ी दिनों तक रोती बिलखती रही और उधर उसके पिता देवीचरण पुलिस से गुहार लगाते रहे। पुलिस ने 1-2 बार कोशिश भी की, लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। जो पुलिस उस समय सलीम का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। काफ़ी दिन बीत गए, सुरेखा के साथ मारपीट होती रही, वह लगातार रोती बिलखती रही, लेकिन सलीम को इन बातों से कहाँ फ़र्क पड़ना था। वह लगातार उस पर अत्याचार करता और अब धीरे धीरे सलीम के गैंग का विस्तार हो रहा था, क्योंकि सलीम का गैंग अब काफ़ी पुराना हो चुका था और 1-2 दूसरे गैंग थे, उनके सदस्य इसकी तरफ आ रहे थे। फिर धीरे धीरे कई महीनों का टाइम गुजर गया। सुरेखा को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। उसने मजबूरी में ही चंबल को अपना सब कुछ मान लिया और धीरे धीरे गैंग के साथ आतंक में अपना हाथ बटाने लगी। सुरेखा की इन हरकतों को देखकर सलीम अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ दूसरी ही खिचड़ी पक रही थी। वह धीरे धीरे अब सुरेखा का आशिक बनता जा रहा था। सुरेखा भी कुछ दिनों बाद उसके प्रेम में फंस गई। फिर कई मीडिया रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि एक बार गैंग किसी नदी के किनारे रुका हुआ था। सभी गैंग के सदस्य नदी के नीचे बैठे हुए थे और सुरेखा और सलीम ऊपर टीले पर बैठे हुए थे, पुलिस की निगरानी कर रहे थे। यही वह दिन था जब दोनों के बीच पहली बार शारीरिक संबंध बने थे और इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। खास बात यह थी कि सलीम अब केवल और केवल नाम मात्र के लिए गैंग का सरगना था, यानी पूरे फैसले सलीम की जगह अब सुरेखा लेती थी। सुरेखा का आतंक अब सिर चढ़कर चंबल की धरती पर बोल रहा था और चारों तरफ उसके नाम की हाहाकार थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि सलीम के गैंग के ही कई सदस्यों की नज़र सुरेखा के प्रति ठीक नहीं थी। ये बात सलीम अच्छी तरह से समझ रहा था। सलीम को ये बात एक प्रकार से गलत भी लग रही थी, लेकिन वह चाहकर भी इस बात का विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि उसके गैंग में इस बीच में सदस्यों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। वह जानता था कि अगर मैंने सुरेखा की वजह से अपने साथियों से विवाद किया तो मैं गैंग वार का शिकार हो जाऊंगा और मारा जाऊंगा। इसलिए उसने इसका एक हल निकाला। उसने किया ये कि एक दिन मंदिर में जाकर के सुरेखा के साथ शादी कर ली। इस शादी के दौरान गैंग के सभी सदस्य थे। गैंग के सरगना के साथ किसी महिला डकैत का शादी होना मतलब ये साफ तौर पर एक इशारा था कि वह महिला डकैत केवल और केवल उस सरगना की हो चुकी है और सरगना के अलावा उस पर कोई गलत निगाह नहीं डालेगा। ये बात होने के कुछ दिनों बाद अब लगातार सलीम और सुरेखा की जोड़ी चंबल पर कहर बरपा रही थी। अपहरण और फिरौती लेना इन लोगों का धंधा बन चुका था। खास बात ये थी कि इन लोगों के पास एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार थे। इन दिनों एक दूसरा डकैत भी था जिसका नाम जगजीवन परिहार है। जगजीवन परिहार की खास बात ये थी कि उसने अपने कार्यकाल के दौरान में उसने अपने समय में 100 ब्राह्मणों को मारने की कसम खाई थी, लेकिन वह इस कसम को पूरा नहीं कर पाया था। सलीम गुर्जर और जगजीवन परिहार के बीच अब कई बार मुठभेड़ हो चुकी थी। सलीम और जगजीवन परिहार के कई आदमी मारे भी जा चुके थे। अब इन दोनों के बीच का विवाद गुर्जर और परिहार समाज के बीच का विवाद बन चुका था। जितने भी परिहार समाज के डकैत थे वह जगजीवन परिहार की तरफ हो गए और जितने भी गुर्जर समाज के डकैत थे वह गुर्जर समाज की तरफ हो गए। इसके बाद फिर साल 2004 की बात है। गैंग में एक खुशखबरी आई। खुशखबरी ये थी कि सुरेखा गुर्जर सलीम गुर्जर के बच्चे की मां बनने वाली है। गैंग में जश्न मनाया गया। यहाँ एक चिंता करने वाली बात ये भी थी कि गैंग को अब ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। सलीम ये बात अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह अब ज़्यादा आतंक नहीं मचा रहा था। ये बात पुलिस के कानों तक पहुँच गई कि सुरेखा मां बनने वाली है। जैसे ही पुलिस को पता चली, पुलिस कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हुई और एक दिन साल 2004 में पुलिस ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सलीम गुर्जर गैंग को घेर लिया
और दोनों के बीच मुठभेड़ हुई। कई घंटों चली इस मुठभेड़ में सलीम गुर्जर और उसके साथी भागने में कामयाब हो गए, लेकिन सुरेखा गुर्जर भाग न पाने की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गई। और फिर उसके अगले ही दिन उसने भिंड के सरकारी हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया। पूरे 5 साल के कार्यकाल में सुरेखा के खिलाफ 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। सुरेखा के खिलाफ उरई में 11, भिंड में 3, इटावा में आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज थे। सुरेखा को इटावा की जेल में रखा गया। जेल में वह पूरे 14 सालों तक रही। 14 साल के बाद वह जेल से बाहर आई और आज वह अपनी ज़िंदगी बदनपुरा में काट रही है। उसका एक बच्चा है। वह चाहती है एक तरह की परिस्थितियों का मैंने सामना किया, उस तरह की परिस्थितियों का सामना मेरा बेटा ना करे। इसलिए वह इसी जद्दोजहद में अपने बच्चे को पढ़ाना बिल्कुल नहीं छोड़ती।